बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पाठ 12 कंचा, जिस पाठ को मैंने इससे पहले के वीडियो में थोड़ा सा समझाया है, मगर पाठ को शुरू करने से पहले उसकी पुनरावृत्ति करा देनी बिल्कुल उचित होती है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि इस पाठ में लेखक ने एक नन्हे बच्चे का खेल के प्रति, कंचों के प्रति जो रुझान है उसका वर्णन किया है। और वो बच्चा घर से स्कूल के निकलता है तो उसे अपनी सुध बुध बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक वो दुकान पर रखे शीशे के जार में शीशे के कंचों को देखता है तो वहीं खड़ा हो जाता है और उसे वो रंग बिरंगे कंचे बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो, जहाँ बैठकर वो कंचों के साथ समय व्यतीत कर रहा हो। दुकानदार को भी बहुत बुरा लगता है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है। अगर दुकान पे जाने वाला ग्राहक कुछ खरीदता नहीं है और सिर्फ दुकान पे समय व्यतीत करके चला आता है तो दुकानदार को बहुत बुरा लगता है। वो उससे पूछता भी है कि क्या लेना है, क्या कंचे चाहिए, तो वो मना कर देता है कि नहीं। अचानक स्कूल की घंटी बजती है तो उसकी तंद्रा भंग होती है, जैसे लगता है कि वो नींद से जाग गया हो और वो सीधे स्कूल की तरफ भागता है। कक्षा में पहुंच के भी उसका जो मन है वो उन्हीं कंचों में समा गया था, रंग बिरंगे शीशे के कंचों में समा गया था। उसे बिल्कुल ये पता नहीं था कि कैसे उन चीज़ों को हासिल करे कि ना करे, कि उस तरफ से अपना ध्यान हटा दे, लेकिन उसके वश में नहीं था कि उन चीज़ों पर से वो अपना ध्यान हटा दे। तो मैंने यहाँ तक की चीज़ आपको पढ़ाई थी, अब मैं उसके आगे से पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुँचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। कक्षा में एक नियम बनाए जाते हैं, एक रूल रेगुलेशन होता है जिसके हिसाब से कक्षा में लोग बैठते हैं। बहुत जगह बैठने की जगह को निश्चित कर दिया जाता है कि बच्चे देर सवेर जब भी आएँ वही बैठते हैं। इस स्थिति में बहुत सारे बच्चे कभी कभी बहुत देर से आते हैं और उन्हें आगे बैठने की जगह मिल जाती है। लेकिन अगर ये नियम होता है कि जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, जो जैसे आते हैं बैठते चले जाते हैं। उस दिन कंचों पर की दुकान पर खड़े होने के कारण देर हो जाती है और उसे पीछे की बेंच पर बैठना पड़ता है। उस दिन क्योंकि वो सबसे देर में पहुंचा था, सब अपनी अपनी जगह पर थे। रामन, उसका दोस्त, अगली बेंच पर और रोज समय से आता था। तीसरे बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी। जॉर्ज नहीं दिखाई पड़ रहा था। कक्षा में पीछे बैठने के कारण वो सभी बच्चों को देख रहा था कि कौन से बच्चे कहाँ बैठे हैं। इसके मतलब जो जिस क्रम से आया था उस क्रम से बैठता चला गया था। जॉर्ज नामक बालक कक्षा में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो अप्पू को लगता है कि शायद वो नहीं आया है, जबकि उसे ये पता था कि इन तमाम लड़कों के बीच में जॉर्ज ही एकमात्र ऐसा बच्चा है जो कंचों का बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज उसको मात दे देता है और हारने पर उसे ऐसे जाने भी नहीं देता। बच्चे खेल में कुछ नियम अपने से बनाते हैं
अपने नियम खुद बनाते हैं, खुद खेलते हैं। तो कंचों के खेलते समय जॉर्ज अपने नियम खुद बनाता था। हारने वाले को ऐसे बिल्कुल न जाने दे। हारे हुए को अपनी मुट्ठी जमीन पर रखना होगा। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो इस तरीके से जो बच्चे जीतते हैं वो अपना नियम बना लेते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि कक्षा में बच्चे हार जीत को खेलने के लिए कुछ ऐसे खेल भी खेलते हैं। कॉपी पर कुछ लिखना, कोई डिज़ाइन बनाना, कोई चीज़ बताना, और अगर कोई बच्चा उसमें से नहीं बता पाता तो बाकी बच्चे उसको उसकी आंखें बंद करके उसके सर पर या पीठ पर धप धप करके मारते हैं। ये नियम, ये खेल के तौर तरीके, छेड़छाड़ बच्चों की खुद की होती है। तो वो उसी अनुसार अपना नियम बना लेते हैं और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या अन्य कुछ नहीं होता। सिर्फ खेल में जीत हार के बाद ये सारी चीज़ें बच्चे अपने मन से अपने आनंद के लिए करते हैं। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। अब चूंकि कंचों का सबसे अच्छा खिलाड़ी जॉर्ज, और जॉर्ज की याद उसे इसलिए आती है कि वो दुकान से कंचा देख के आया रहता है। अब उसे क्या लगता है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। एकाएक उसे याद आता है कि रामन ने उसे बताया था कि जॉर्ज को तो बुखार आ रहा है, और फिर वो उसको दिमाग में ये चीज़ उस समय नहीं आती उसके दिमाग में, क्योंकि उसका दिमाग तो कंचों में फंसा हुआ था। फिर बाद में उसे याद आ जाता है कि हाँ, रामन ने बताया तो था कि वो बीमार चल रहा है, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता था। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब एक तो अप्पू देर से कक्षा में घुसता है, पीछे बैठता है, दिमाग उसका कंचों के भीतर समाया है, और फिर जब वो कक्षा में भी बैठता है तो वो आगे से लेके पीछे बेंच पर बैठे जो बच्चे हैं एक एक कर उन्हें निहारता है। और फिर उसे याद आता है कि जॉर्ज नहीं आया, जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचों का खिलाड़ी है। फिर उसे बाद में ये भी याद आता है कि हाँ, जॉर्ज को बुखार आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों से ध्यान आती है, मगर उसका कक्षा में पढ़ाए जाने वाला पाठ बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। वो सब कुछ होते हुए भी मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और वो कक्षा में घूमकर सारी चीज़ों को देख रहा है, मगर उसे ये नहीं याद आ रहा कि मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़ना चाहिए कि नहीं, कैसे कक्षा में उसका ध्यान अलग बटा है। तो सब चीज़ें उसे याद आती हैं। और अचानक जब उसने देखा कि मास्टर जी उसे टकटकी बांध कर देख रहे हैं और वो ये तक भूल गया है कि उसे पुस्तक निकाल कर बैठनी चाहिए, तो झटके में उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। रेलगाड़ी का पाठ जो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, उनका ध्यान भी उस बालक की ओर चला जाता है। और ये भी एकदम बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, और हमारे सामने बैठे 30 से 40 बच्चे जो होते हैं, उनमें से कोई भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं या उनकी प्रतिक्रिया कुछ, उनका हाव भाव कुछ अलग लगता है, तो सामने खड़ा अध्यापक या अध्यापिका को वो बच्चा बिल्कुल अलग नज़र आता है। और अंततः ऐसा होने पर वो उस बच्चे को टोक देगा। मास्टर या तो बच्चे को टोकेगा या उससे पूछेगा क्या बात है, या ये सोचेगा कि अवश्य कुछ न कुछ कमी है जिसके कारण इसका मन यहाँ नहीं लग रहा। तो अध्यापक उस बच्चे से ये निकलवा लेता है कि हाँ,
बच्चे में क्या दिक्कत है, क्यों उसका कक्षा में मन नहीं लग रहा। अपू भी बिल्कुल ध्यान उसका कंचों के बीच था कि मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, उसे पता भी नहीं लगता। लेकिन जब उसे लगा कि मास्टर साहब उसे देख रहे हैं तो अचानक उसका ध्यान भी पाठ की ओर जाता है और जल्दी जल्दी अपनी पुस्तक खोलता है, पाठ को खोलकर बैठ जाता है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। अब बच्चे ने पहले से वो पाठ पढ़ा था, अध्यापक उसको पढ़ा रहा है। वो टीचर जब पढ़ाना शुरू करता है या बच्चे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो टीचर पहले ही कहता है कि पृष्ठ बोल दो, ताकि सारे बच्चे उस पृष्ठ को खोल लें। पेज नंबर बता दिया जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज पर ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। अब जब कोई मास्टर, कोई अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करते हैं और घंटी लगने के तुरंत बाद, तो कक्षा में एक शोर शराबा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि एक कक्षा खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। उस बीच में अध्यापक जाते हैं, दूसरे आते हैं, तो जो खाली समय मिलता है उसमें बच्चे थोड़ा शोर शराबा, भागम भागी, आपसी बातचीत, खेल कूद, चौक खेलना इत्यादि, बोर्ड पर लिखना, भागना। और जैसे ही आहट मिलती है कि अध्यापक या अध्यापिका आ रहे हैं, सब एक दूसरे को टीचर आ रहा है करके शांत करा देते हैं और बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। ऐसा ही होता है। और उस समय कक्षा में प्रवेश करिए तो थोड़ा शोर ज़्यादा होता है। और उसके बाद आप अपना लेसन खुलवा लीजिए, बोर्ड पे लिख लीजिए, तब तक बच्चे बातें करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या करता है, अपने गले के स्वर को कक्षा के स्वर के हिसाब से काफ़ी ऊंचा करके पाठ को पढ़ाना शुरू कर देता है। और जैसे ही ऊंचे स्वर में पाठ पढ़ाना शुरू कर दीजिए, एक एक करके बच्चे धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। और सबके चुप होते ही आपको लगेगा कि कक्षा में शांति हो गई है, तो आपको अपनी आवाज़ धीमी कर लेनी चाहिए। तो अध्यापक भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ इस पाठ में भी मास्टर साहब जो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे वो काफ़ी ऊंचे स्वर में पढ़ा रहे थे, क्योंकि कक्षा में शोर शराबा था। और जब पूरी कक्षा बिल्कुल शांत होकर के पाठ को ध्यानपूर्वक सुनने लगती है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती, तो मास्टर साहब को जब ये लगने लगता है कि कक्षा बिल्कुल शांत हो गई, उनकी सब बातें सुन रहे हैं, तो फिर वो अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी कर लेते हैं। प्रायः स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होता है कि आप बहुत तेज तेज स्वरों में पढ़ाइए, और जैसे ही आपका तेज स्वर बच्चों के कान में पड़ने लगता है, बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप अपना स्वर थोड़ा धीमा भी कर लेंगे तो भी बच्चों को बातें समझ में आएंगी। तो मास्टर साहब ने भी ऐसा ही किया। ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। अब शायद पाठ में ऐसा लिखा था, आज तो बहुत प्रगति हो गई है। कोयले का इंजन, भाप का इंजन, कोयले का इंजन, बिजली का इंजन, अब ऑटोमेटिक रेल, कंप्यूटराइज्ड सारी चीज़ें, यहाँ तक कि बिना ड्राइवर के भी गाड़ियाँ चलाने की व्यवस्था हो रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मास्टर साहब उसी पाठ को पढ़ा रहे थे कि रेलगाड़ी जब भाप के से चलती थी, उस समय का वर्णन चल रहा है। तो मास्टर साहब समझा रहे हैं कक्षा में कि भाप के यंत्र होता था और उसी भाप की शक्ति से वो चलता था। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप से निकलती भाप से। अब बच्चे भाप तो आप भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो भाप की शक्ति को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अगर आप अपने चूल्हे गैस पर एक भगोने में पानी रख दीजिए, और पानी बहुत तेज़ी से जब उबलने लगता है तो ढेर सारी भाप बनती है। अगर आप उसे पहचानना चाहते हैं तो उसे आप ढक्कन रख दीजिए, और ढक्कन को जेम्स हॉट ने ऐसे ही तो भाप की पहचान की थी कि हाँ उसमें कितनी शक्ति है और इंजन चलाया जा सकता है।
तो आप उसमें कोई चीज़ रख दीजिए, देखिए उसमें भाप के कारण ढक्कन का उठना गिरना या कुछ आवाज़ होना होता रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाप से क्या क्या संभव है। तो ये विज्ञान है बच्चों, आप जानते भी होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो मास्टर साहब यही पाठ पढ़ा रहे थे। तुम लोगों ने घर के चूल्हों में भी, अब वो ठीक वही भाप की स्थिति को कक्षा में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाप बच्चों को बता दिया जाए कि कैसे होती है, कैसे इसमें शक्ति है। और ये भी साथ में कहते कि अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो घर के चूल्हे पर, पूरी बात समझा रहे थे कि चूल्हे पर भगोने में पानी रखकर आप उसे देख सकते हो। अब अभी वो ये पाठ पढ़ा ही रहे थे कि अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब समझता था। यानी कि मास्टर साहब जब पढ़ा रहे थे तो बड़ी ज़बरदस्ती अप्पू ने अपना मन मास्टर साहब की पढ़ाई की ओर मोड़ा और फिर उसने देखा कि हाँ उसने तो रेलगाड़ी देखी है, भाप के बारे में भी जानता है। तो उसका जो बाल मन है वो सारी चीज़ें पल भर में सोचने लगता है कि हाँ ये तो सच है और भाप से भी गाड़ी चलाई जा सकती है। अब मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। अब देखिए मैंने अभी आपको यही बात समझाई थी कि जब मास्टर जी कक्षा में पाठ शुरू किए थे तो उन्हें बहुत तेज़ तेज़ बोलना पड़ा था, और जब पाठ के विस्तार पर आकर मास्टर जी पाठ को समझाना शुरू करते हैं तब कक्षा में बैठा हर बच्चा चुप हो जाता है। तो जब आपकी आवाज़ पर आपका कमांड होगा, आपकी पकड़ अच्छी होगी और आप क्लास में चाहे 40 बच्चों का क्लास हो, 60 बच्चों का क्लास हो, लेकिन आपके स्वर में एक तीव्रता, एक अच्छा खासा एक स्वर तेज होगा तो बच्चे कक्षा में अपने आप चुप हो जाते हैं, और जब वो चुप हो जाते हैं तो अपने आप आपकी आवाज़ जो है वो धीमी हो जाएगी पहले से। ठीक ऐसा ही मास्टर साहब के साथ हुआ कि मास्टर साहब ने पाठ को जब शुरू किया था तो कक्षा में शोर के कारण उन्हें बहुत तेज बोलना पड़ रहा था, और जब पाठ कुछ अपनी गति पर आया, वो समझाना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे कक्षा के सभी बच्चे चुप होना शुरू करते हैं। उसके बाद मास्टर साहब को बहुत तेज आवाज़ में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उनकी आवाज़ जो रहती है वो स्वतः थोड़ी धीमी हो जाती है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अब मास्टर साहब जो रहते हैं वो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाते रहते हैं, और रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाते हुए वो सब चीज़ समझाते हैं, रेल के बारे में सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था कैसे चलती है, कहाँ इंजन होता है, कहाँ बॉयलर होता है, कहाँ से पानी उबलता है और भाप बनती है और कैसे गाड़ी को चलाती है, और सब कुछ समझा रहे थे कि पानी रखने के लिए खास जगह होती है। रेलगाड़ी के हर एक हिस्से में के बारे में वो समझा रहे थे और बताते हैं कि पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसे बॉयलर कहते हैं। लोहे का बड़ा पीपा होता है, ड्रम की तरह बहुत बड़ा सा पीपा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब मास्टर साहब रेलगाड़ी पढ़ाते समय ये बताते हैं कि लोहे का एक पीपा होता है, और अप्पू का मन उस लोहे के पीपे की बात सुनकर वो वापस फिर उसे कंचों के जार की तरफ उसका मन खिंच जाता है। वो कक्षा में पढ़ाए गए पाठ से अचानक उसका ध्यान जो रहता है वो खिंच जाता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। लोहे का एक बड़ा कांच का जार कहने का मतलब अभी मास्टर साहब ने समझा ही रहे थे कि लोहे का, तब तक उसके दिमाग में वो कांच का जार घूम जाता है जिस कांच के जार को उसने दुकान पर कंचों से भरा देखा था।
तो उस कंचे के भरे जार को देखकर उसे वापस वो उसी दुकान पर उसका दिमाग चला जाता है कि किस तरह से उस शीशे के कांच के जार के भीतर तमाम कंचे, छोटे बड़े कंचे जो थे वो रखे हुए हैं। और वो फिर उसी कंचों की दुकान पर उसका मन मस्तिष्क घूमकर पहुंच गया और फिर उसे याद आने लगा कि हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे कंचे, जॉर्ज सब। अब उसके दिमाग में आया कि जब जॉर्ज अच्छा होकर स्कूल आ जाएगा तब वह उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। अब उसने सोचा कि जॉर्ज को अपना दोस्त बनाएगा और जब जॉर्ज ठीक होके आ जाएगा तो वो उस कंचों के बारे में ढेर सारी बातें बताएगा, क्योंकि वो कंचों का सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो वो बहुत खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और उसे लगा कि वो कंचों का अच्छा खिलाड़ी है और मेरा अच्छा दोस्त है, तो जब मैं कंचों को लेकर आऊँगा तो सिर्फ हम दोनों ही खेलेंगे। हम दोनों मतलब अप्पू और जॉर्ज, हम दोनों ही खेलेंगे। वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो कभी कभी बच्चों का मन ये आता है कि मेरा खिलौना है, मैं अपने किसी एक दोस्त के साथ ही शेयर करूँगा, सबको नहीं खिलाऊँगा, सबके साथ उसकी दोस्ती नहीं है। तो बहुत सारी बच्चों के मन में चीज़ों को, खेल खिलौनों को लेकर आती है। अप्पू के मन में भी कंचों को लेकर सिर्फ जॉर्ज घूम रहा था, क्योंकि जॉर्ज कंचों का सबसे अच्छा खिलाड़ी था और अप्पू का अच्छा दोस्त। तो उसे लगता है कि बाकी बच्चों से उतनी अच्छी दोस्ती उसकी नहीं है। जब वो कंचे लाएगा तो जॉर्ज को ही अपना दोस्त बनाकर सिर्फ उसके साथ खेलेगा। फिर उसने बड़े अच्छे से यही सब सोच रहा था, उसके चेहरे पर अचानक चौक का एक टुकड़ा आ गिरा। अब उसका ध्यान पूरी तरीके से कक्षा से बाहर उस कंचों की दुकान पर चला गया था और मास्टर साहब सामने खड़े रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। और मास्टर जी की निगाह तो हर एक बच्चे के चेहरे पर होती है। जब उन्होंने अप्पू को देखा तो उसके हाव भाव तौर तरीके से वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए कि इस बच्चे का ध्यान कहीं और है। और पुराने ज़माने की तरह उन्होंने चौक का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसका ध्यान भंग करने के लिए उस चौक के टुकड़े को उसके चेहरे पर निशाना लगाकर झट से फेंकते हैं कि वो चौक का टुकड़ा जब उसके चेहरे पर लगेगा तो वो अपनी दूसरी दुनिया से इस कक्षा वाली दुनिया में वापस आ जाएगा और उसे ये ध्यान आएगा कि उसने गलती की है और कक्षा में पढ़ा रहे मास्टर के द्वारा रेलगाड़ी का पाठ जो पढ़ाया जा रहा उसे वो अच्छी तरह सुन भी नहीं रहा, तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तो मास्टर साहब ने एक चौक का नन्हा सा टुकड़ा तोड़ा और उसके चेहरे पर फेंका और चौक का टुकड़ा जो रहता है उसके चेहरे पर जैसे ही आके गिरता है वो घबरा जाता है। उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और घबराहट में उठकर खड़ा हो जाता है। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? अब मास्टर ने उस बच्चे से ही सवाल किया कि तू उधर कर क्या रहा है, कहाँ है तुम्हारा दिमाग? तो कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक इसी तरह पूछते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी और काम में लगा देखते हैं या कक्षा में पीछे बैठ के सोते या बातें करते या उसका ध्यान कहीं और होते तो कक्षा में उसे तुरंत अचानक उसका नाम लेकर खड़ा किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि चलो बताओ कहाँ पढ़ा रहे थे। ऐसी स्थिति में इस जो छात्र या छात्रा जो भी विद्यार्थी है वो हड़बड़ा जाएगा क्योंकि उसका ध्यान तो कक्षा में है नहीं। और फिर जब हड़बड़ा जाएगा, उसका ध्यान कक्षा में नहीं होगा तो वो उस जगह को नहीं बता पाएगा कि हाँ कक्षा में कहाँ पढ़ाई हो रही थी। फिर मास्टर जी का गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो मास्टर जी ने भी यही किया, चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर फेंकते हुए और उन्होंने जोर से डांटते हुए कहा, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। अब उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वो
अब वो क्या बताए, उसको ना कहते बन रहा था ना चुप रहते बन रहा था। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि क्या बोले। अचानक उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। वो बोले कि ना बोले, ना बात को छिपा पा रहा था और ना कक्षा में बता पा रहा था। तो दम घुटना बिल्कुल स्वाभाविक है उसको बिल्कुल स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो रहा था। वो मारी घबराहट के उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। मास्टर साहब ने फिर डांटा कि बोल, बच्चे को जोर से डांटा कि बोल, बता क्या कर रहा था तू उधर। वो फिर भी खामोश खड़ा है। बताए तो कैसे बताएं कि उसने दुकान पे शीशे के कंचे देखे हैं और वो उसे बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसका ध्यान वहीं अटका है। तब तो मास्टर जी हो सकता है उसकी पिटाई भी करते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उसको लगता है कि अब तो पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में कुछ भी उसको मिलना ही है। मास्टर ने फिर डांटा, फिर भी वो खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? तो मास्टर ने फिर जोर से चिल्लाकर कहा कि बताओ क्यों नहीं बोल रहे हो, जवाब दो मुझे। तुम्हारा दिमाग कहाँ था, कहाँ थे, मैं कहाँ पढ़ा रहा था, बताओ क्या कर रहे थे तुम। तमाम सवाल अध्यापक बच्चों से करते हैं। वे अप्पू के पास पहुंच गए जब वो जवाब नहीं दे रहा था। लगातार मास्टर साहब उससे पूछे जा रहे थे और तब उसे लगता है कि अब तो पिटाई होनी है। फिर भी उस जवाब में मास्टर साहब गुस्से में चलते हुए ठीक उसके पीछे जहाँ वो बैठा था वहाँ तक चलते चले जाते हैं। और यही होता है कि कक्षा में पीछे बैठा हुआ बच्चा अगर शैतानी करता है या नीचे हाथ को डाल के कोई काम करता है या कोई दूसरी पुस्तक पढ़ता है या किसी दूसरे विषय का काम करता है, तो वो देखने पर सामने खड़े अध्यापक या अध्यापिका को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। और उस स्थिति में अध्यापक पाठ को पढ़ाते हुए ही चलते चलते ठीक पीछे वहाँ चला जाता है। ऐसे ही अध्यापक रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाते पढ़ाते सीधे चलते हुए अप्पू जहाँ पीछे कक्षा में बेंच पर बैठा था वहाँ तक चले जाते हैं कि देखें आखिर इसका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है, क्या कर रहा था। तो वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रहा था। अब सारी कक्षा के विद्यार्थी जो थे, अध्यापक जब डांटते हैं तो पूरी कक्षा बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और सब चुप हो जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि अध्यापक किस बच्चे को डांट रहा है और क्या करने जा रहा है। तो अध्यापक चलते हुए उसके पास पहुंचे। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई कि अब तो मास्टर साहब मारेंगे भी, और वो कैसे बताए उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो बता दे कि वो उसका ध्यान कक्षा में नहीं था, वो तो जार में रखे हुए शीशे के कंचों में उसने अपना ध्यान डाल के रखा था। तो उसकी घबराहट बहुत बढ़ जाती है और अंत में मास्टर पूछ बैठते हैं कि बताओ अभी मैं किसके बारे में पाठ पढ़ा रहा था। कक्षा में इसी तरह बच्चे जो जब कक्षा में अनुकरण वाचन कराया जाता है, यानी कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका जब पाठ को पढ़ लेते हैं और किसी बच्चे का नाम लेकर कहते हैं अब तुम चलो अनुकरण वाचन करो, यानी कक्षा में रीडिंग करो, पढ़ो, तो बच्चा अगर उसका ध्यान नहीं है तो उस समय वो बिल्कुल हड़बड़ा जाएगा और खड़े होकर लगेगा उस लाइन को ढूंढने कि कहाँ तक पढ़ाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में देखकर बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। और फिर क्या करता है अध्यापक या अध्यापिका, कहते हैं ठीक है तुम ऐसे ही खड़े रहो, अब मैं दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और तुम ढूंढो कि कहाँ पढ़ाई हो रही थी, फिर तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो बच्चा जल्दी जल्दी लाइन को ढूंढता है क्योंकि अब वो ध्यान दे रहा है तो जल्दी से पा जाएगा। तो उसको चांस क्या किया जाएगा कि बाद में दिया जाएगा। तो अप्पू का भी जब इस तरह से घबराहट हुई तो वो भी भूल गया और फिर तो मास्टर साहब ने सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिए कि बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था, किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। अब अध्यापक
बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह जानता है। कक्षा में जब वो पढ़ाने जाता है तो बाल मनोविज्ञान उसके सामने होता है, यानी बच्चों का जो स्वरूप है, बच्चों को कैसे समझाना है, कहाँ पर डांटने की ज़रूरत है, कहाँ पर उसे पुचकारने की ज़रूरत है, कैसे काम कराना है, कैसे हर बच्चे को समझाना है, छोटी छोटी बातें होती हैं। और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर बच्चों का बाल मनोविज्ञान अपने विषय के साथ जोड़कर ही अध्यापक पढ़ाता है। अब अध्यापक को, कक्षा में पढ़ा रहे अध्यापक को अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि बच्चे का मन कहीं और लग रहा था। तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। उन्होंने पूछ भी लिया था कि क्या पढ़ा रहा हूँ, शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया हो, अगर दिया भी है तो उसका जवाब उसके मन के बाहर ले आना, इसी में उनकी सफलता थी। अब मास्टर साहब उससे पूछे जा रहे हैं, अब एक अध्यापक अगर बच्चे के मन की बात मन के बाहर निकाल लेता है, चाहे उसके द्वारा की गई गलतियां हो, तो अध्यापक का एक प्रभाव बच्चे के मन पर हमेशा अलग रूप से पड़ता है। एक डर होता है, एक प्रेम होता है, सब कुछ होता है। और ऐसी स्थिति में अध्यापक, मैंने एक से एक अध्यापकों को देखा है जिनकी कर्मठता होती है कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है वो भली भांति जानते हुए उनकी छोटी बड़ी जो गलतियां कुछ भी वो करें, उसकी पूरी जानकारी उन्हीं के मुख से निकलवा लेते हैं। तो ये भी अध्यापक का अनुभव ही बोलता है कि इस अनुभव के आधार पे देखा जाए तो हर तरह से मास्टर जो रहता है उसे समझ जाता है। तो हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा। अब मास्टर साहब ने जब कई बार इस तरह से कहा तो उसके मुंह से स्वर निकल आता है, सिर्फ कंचा निकलता है। मास्टर साहब ने जब सुना कंचा तो उन्होंने सोचा कि हम तो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे और बच्चे के मुंह से कंचा निकल रहा है, क्या ये कहना चाह रहा है। उसके मास्टर के समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। सारे के सारे अप्पू के मुंह से जब ये शब्द सुनते हैं तो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि सकपका जाते हैं कि अरे ये मास्टर जी के सामने क्या बोले जा रहा है। तो बच्चे भी बिल्कुल अजीब तरह से अप्पू को देखने लगते हैं और लगता है कि कक्षा में बिल्कुल भूचाल आ गया है और अब तो कक्षा में उस बच्चे को सजा मिलेगी ही। और बिल्कुल सही है कि बच्चा कक्षा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और अगर ऐसे में बच्चे को डांटा समझाया नहीं जाएगा तो फिर कक्षा में 40-45 बच्चों को 60 बच्चों को रख कर पढ़ाना कठिन हो जाता है। तो उसे डांटने और समझाने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज यहीं तक पाठ आपको पढ़ाऊंगी, इसके शेष भाग को मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ तक निशान लगा के रख लीजिए कि मैंने जहाँ तक पढ़ाया है। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।